दिस टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर हम टॉपिक पे ही नज़र डालें तो हमारे पास दो वर्ड्स आ जाते हैं। वन इज़ मॉलिक्यूलर टूल्स, ठीक है। एक तो आपके पास मॉलिक्यूलर टूल्स का वर्ड आ जाता है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे आ जाता है रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा वर्ड आ जाता है आपके पास, ठीक है। यू हैव मॉलिक्यूलर टूल्स एंड यू हैव रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आज के ज़माने में हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि जेनेटिक मैनिपुलेशंस, जैसे कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, तो ये सब इसी का नाम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई डिज़ायर्ड जीन जो होगा हमारे पास, जो डिज़ायर्ड जीन होगा उसको हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी होस्ट में। तो यहाँ पे हमें यहाँ से मिलता है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें चाहिए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से मतलब क्लियर करें तो हमारे पास होता है इंसुलिन, हमारे पास इंसुलिन होता है। इंसुलिन एक डिज़ायर्ड जीन है हमारे पास। तो हम ये डालते हैं किस में, इकोलाई में, जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बोला था, ठीक है, इकोलाई में। तो आपको यहाँ से मिलता है पूरा इंसुलिन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंसुलिन मिलता है। इस पूरी प्रोसेस को आप कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर आप देखोगे ये बेसिकली होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपके पास एक डीएनए होता है, यू हैव अ डीएनए, ठीक है, एक डीएनए होता है। इस डीएनए में आपका एक डिज़ायर्ड जीन होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, इस डीएनए में से आप ये डिज़ायर्ड जीन निकाल लेते हो। फॉर एग्जांपल यू विल यूज़ सम एंजाइम हियर दैट इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन, जो हमें आगे पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो आप क्या करोगे इससे, तो आपका जो ये डिज़ायर्ड जीन होगा ये यहाँ से बाहर आएगा, और यू विल नीड, आपको एक नीड होगी यहाँ पे, एक वेक्टर की भी एक नीड होगी। वेक्टर हम इस चीज़ को कहते हैं जिसकी वजह से हम फिर ये जीन किसी और में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस वेक्टर को में ये जीन डालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसको कट करना है। तो यहाँ पे भी आपका यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस काम आएगा, ठीक है। जब आपका ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम आया तो आपका ये वेक्टर जो होगा ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। आपका वेक्टर खुला एंड यू आर इंसर्टिंग दिस जीन इनटू दिस वेक्टर, ठीक है। जब आप इस जीन को इस वेक्टर में इंसर्ट करते हो तो आप फिर उठा के इस जीन को एक होस्ट सेल में डालते हो। यू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू द होस्ट सेल, आप होस्ट सेल में इस जीन को डालते हो, ठीक है। ये जीन अपना डीएनए इसका हुआ। तो यहाँ पे क्या कर देता है, ये जीन जो होता है, ये डिज़ायर्ड जीन जो होता है, ये खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस, और वही आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन के आ जाता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर टूल्स। अब ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपके पास कोई चीज़ होना चाहिए जो आपके काम आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे, आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, यू नीड टू आइसोलेट एंड डीएनए, आपको डीएनए आइसोलेशन की ज़रूरत है। ये डीएनए आता कहाँ से, सबको पता है, डीएनए आपकी सेल में होता है। यू है डीएनए इन योर सेल, ठीक है। अब यू हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल, आपके पास 4 तरीके की सेल्स हो सकती है, ठीक है। यू कैन हैव अ प्लांट सेल, आपके पास प्लांट सेल हो सकती है, ठीक है। यू कैन हैव अ एनिमल सेल, आप एनिमल सेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कुड हैव अ फंगल सेल, आपके पास फंगल सेल भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ही आपके पास और एक सेल भी हो सकती है, दैट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यू कुड हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर आप यहाँ पे प्लांट सेल से चाहते हो कि आपका प्लांट सेल से डीएनए निकले, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लांट सेल। तो आपको पता ही है प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल 2 चीज़ों से बना होता है, एक सेलुलोज से बना होता है, ठीक है, या सेल वॉल इसका होता है जो सेलुलोज से बना होता है, या वो पैक्टिन से बना होता है, ठीक है, ठीक है। आपके पास प्लांट सेल, फिर इसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। प्लांट सेल में आपके 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका सेल वॉल होता है, ठीक है,
और आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये सेल वाल जो आपका होता है ये सेलुलोज से बना है, पेक्टिन से बना है। आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन जो आपका पता सबको पता ही है, ये बना होता है दो चीज़ों से, या तो ये लिपिड से, एक तो ये लिपिड से बना हुआ होता है, या तो ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। दैट मीन्स दैट इज़ वाई हम कहते हैं इसको लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेलुलोज को ब्रेक करना होगा तो यू विल नीड ए एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड सेलुलेस, ठीक है। अगर आपको पेक्टिन को ब्रेक करना है तो यू विल नीड ए एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेक्टिनेस, ठीक है। यू विल नीड दीज एंजाइम्स। अगर आपको लिपिड को ब्रेक करना है यू विल नीड लाइपेस, ठीक है, यू विल नीड लाइपेस। अगर आपको प्रोटीन को यू विल नीड प्रोटीएस, ठीक है। सेम यही मसला किस में भी होता है, एनिमल सेल में। ये आपका सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है तो ये दो चीज़ों से बना है, लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है। तो यू विल नीड ओनली टू एंजाइम्स हियर, एक तो आपको लाइपेस चाहिए और आपको प्रोटीएस चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो फंगल सेल की, तो ये आपका फंगल सेल जो होता है ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक पहला ये बना होता है सेल वॉल से, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये सेल मेम्ब्रेन से बना, लेकिन इसका जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन का तो हमने देख लिया किस कौन सा एंजाइम यू विल नीड, बट सेल वॉल जो इसका बना होता है वो बना होता है काइटिन से, ठीक है। यू विल दैट मीन्स यू विल नीड ए काइटिनेस एंजाइम। आपको यहाँ पे काइटिनेस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी टू ब्रेक द काइटिन, ठीक है। और वैसे ही इसके बाद इसका आपका सेल मेम्ब्रेन आएगा तो यू विल हैव टू यूज़ लाइपेस, आपका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोटेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल हुई, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्या होता है, इसमें सेल वॉल जो होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। दोनों चीज़ें हम एक ही एंजाइम से, लाइसोजाइम से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एंजाइम जो होता है, जो हमें काम आता है किस चीज़ के, टू ब्रेक द सेल वॉल, टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन सेल, तो उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइसिंग एंजाइम। तो हमारे पास एग्जाम्पल, जो पहली एग्जाम्पल आई एंजाइम्स की, वो आई लाइसिंग एंजाइम। और लाइसिंग एंजाइम में हमारा क्या क्या आता है, सेलुलोस आपका आता है, पेक्टिनेस आपका आता है, लाइपेस आपका आता है, प्रोटीएस आपका आता है, और काइटिनेस आपका आ जाता है। दैट मीन्स अब हमने क्या किया, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल थी, तो हमने क्या किया, वी डिज़ोल्व इट इज सेल वॉल, हमने इसके सेल वॉल को डिज़ोल्व किया, एंड वी एक्सपोज्ड इट इज डीएनए, हमने अब एक्सपोज किया इसका डीएनए, ठीक है। तो अब हमने अब इसका डीएनए एक्सपोज किया, अब इसके बाद जो हमारे पास काम आ जाता है दैट इज और एक एंजाइम जिसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सीजर। अब इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यू हैव डीएनए हियर, ठीक है, यू हैव डीएनए, दिस इज डीएनए फॉर एग्जांपल, यू नीड टू हैव, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये वाला हिस्सा चाहिए इस डीएनए का। तो आप क्या करोगे, यू विल हैव टू कट दिस डीएनए, ठीक है। तो आप किस चीज़ से ये कट करते हो, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस। इनको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस को क्यों कहते हैं, या इनको दूसरा नाम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, इनका हम दूसरा नाम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं किन में, बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। इनको पहले बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किया गया। अब ये बैक्टीरिया में क्या होता है, ये बैक्टीरिया में एक तरीके का एक डिफेंस सिस्टम होता है, इट्स लाइक अ डिफेंस सिस्टम इन अ बैक्टीरिया। तो क्या होता है, अगर बैक्टीरिया, मान लो ये यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का यहाँ पे अपना डीएनए है, ठीक है। मान लो बैक्टीरिया पे कोई वायरस आया है, ठीक है, वायरस क्या करेगा, वायरस विल इनकॉर्पोरेट अपना आरएनए इसमें या डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा इसमें, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होगा, वो इसको क्या करेगा, कट, और इसको रोकेगा यहाँ पे बढ़ने के लिए। तो ये एक सिस्टम होता है कहाँ पे, बैक्टीरियाज में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खुद की प्रोटेक्शन करते हैं। अब हम इसी एंजाइम को यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव, यहाँ पे हमारे पास डीएनए है, ठीक है,
ये हमारे पास डीएनए, और इस डीएनए में हमारे पास एक जगह ऐसी है जिसको हमने क्या करना है, हमने आइसोलेट करना है, हमने इससे निकालना है डिज़ायर्ड डीएनए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सहारा लेते हैं किसका, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का। ठीक है, वी यूज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है इसकी वजह से, तो ये कट हो जाता है, तो आपका जो यहाँ पे डीएनए हो जाता है, आपका एक डीएनए यहाँ पे कट होके बाहर आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो हमारे पास था, हमारे पास अब एक दो डीएनएज है। ठीक है, एक वो डीएनए होता है जिसमें हमने किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब जिसमें हमने डिज़ायर डीएनए को डालना है, उस डीएनए को हम कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर। तो अगर हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें किसी डीएनए को डालना है, तो इसको हमने कहीं पे कट लगाना होगा, तो वो कट हम लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की मदद से। ठीक है, वी विल बी यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो हमने क्या किया, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके यहाँ पे कट लगा दिया। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे कट लगा दिया, ये फास्फेट ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे अब और एक प्रॉब्लम अराइज होती है, दो कि आपको पता है हमारी सेल में यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, होता है इवन डीएनए लाइगेस। ठीक है, आपके पास डीएनए लाइगेस होता है, तो ये क्या करने की कोशिश करता है, ये इसको वापस ज्वाइन करने की कोशिश कर देता है, और क्या कर देता है, ज्वाइन रिकॉयल वापस कर देता है। तो हमारी जो ये वाली एंडोन्यूक्लियोसिस की जो एक्टिविटी होगी, ये ख़त्म हो सकती थी। तो यहाँ पे हम और एक एंजाइम का यहाँ सहारा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्कलाइन फास्फेट। अल्कलाइन फास्फेट, ये अल्कलाइन फास्फेट होता क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसके साथ मिलता है, ये एक बॉन्ड की वजह से मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर हम ये फास्फोरस को ही निकाल दे, ये फास्फोरस को ही निकाल दे, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब अल्कलाइन फास्फेट ऐसा कर देता है, जो इसका फास्फोरस ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, वो इसको बाहर ही निकालता है। यहाँ पे भी अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कोई चांस नहीं बनता है यहाँ पे किसका, डीएनए लाइगेस का। तो डीएनए लाइगेस कोई एक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो रिकॉयल करने की कोई ये चांस ही नहीं है। अब हमारे पास दूसरा डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं डिज़ायर्ड डीएनए, जो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, ये दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड डीएनए। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल फास्फेट ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फास्फेट ग्रुप होगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये चैलेंज आता है कि इसको इसके साथ मिलाया जाए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो जो आपका ये था, ये वाला था, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में आपके लिए लिखूं, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हमने मिलाना है किसके साथ, हमने इसको मिलाना है डिज़ायर्ड डीएनए के साथ। ठीक है, ये मान लो आपका डिज़ायर्ड डीएनए, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे तो इजी है मिलाना, क्योंकि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम अराइज यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे और एक एंजाइम का सहारा लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फास्फोराइलेस। हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एंजाइम कॉल्ड फास्फोराइलेस। तो उस फास्फोराइलेस की वजह से क्या हो जाता है, हम यहाँ पे एडिशन करते हैं किसका, फास्फेट ग्रुप का। अब हमारे पास फास्फेट ग्रुप आया, एंड हमारे पास अब एक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, हम अगर ऐसे बनाने के, यहाँ पे OH अपना ही था, जो हमने फास्फोराइलेस एंजाइम किया उसकी वजह से यहाँ पे फास्फेट आएगा। ठीक है, अपना फास्फेट है, अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये डीएनए, ये डीएनए, तो यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये ज्वाइन होने के बहुत चांसेस है, और इसको ज्वाइन कौन सा एंजाइम यहाँ पे कराता है, नन एल्स देन डीएनए लाइगेस। तो यहाँ पे आपका डीएनए लाइगेस आ जाता है और इसको बॉन्ड करा देता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि हमने कौन कौन सा, हम आज एंजाइम पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूलर टूल्स में हमारे पास कौन कौन सा एंजाइम होता है जो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया वो था लाइसिंग एंजाइम, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने बाउंड्री किसकी ब्रेक की,
एक सेल की, ठीक है। उसके बाद दूसरा था हमारे पास, उसको हमने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा मिला, तो हमने कट किया, किसमें, डीएनए में कट लगाया, उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। और हमारे पास और एक एंजाइम यहाँ पे आ जाता है जिसकी वजह से हमने फास्फेट ग्रुप को रिमूव किया, उसको हम कहते हैं अल्कलाइन फास्फेट, ठीक है। फिर हमने फिर से ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एडिशन ऑफ फास्फोरस की। तो उसके लिए हमने क्या किया, वो यूज्ड द फास्फोराइलेस, हमने फास्फोराइलेस की मदद ली, ठीक है। उसके बाद हमने इन सब को मिलाना था, वो यूज्ड द लास्ट एंजाइम दैट वाज द डीएनए लाइगेस। तो हमने क्या देखा, हमारे पास वी विल नीड 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम इन द मॉलिक्यूलर इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगले टॉपिक में हम दूसरे मॉलिक्यूलर टूल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।